एक बार फिर से बोल रहा हूँ और बहुत गौर से सुनिए कि जब कोई कहे कि कौवा कान ले गया है, तो कौवे की तरफ मत देखिए, सबसे पहले अपने कान को टच करके देखिए कि कान अपनी जगह पर है कि नहीं। अभी एक यूट्यूबर ने हाल फिलहाल में एक वीडियो बनाया और जो काफी वायरल है कि भारत में लोकतंत्र का अंत हो गया है, भारत में या फिर भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भयानक कोई खतरा आया हुआ है और सब कुछ नष्ट होने वाला है, संविधान, लोकतंत्र, चुनाव सब कुछ बर्बाद होने वाला है। बहुत लोग उस पर यकीन भी करते हैं। दरअसल एक सिस्टम है दिमाग का, जब आप किसी तरह से सोचना चाहते हैं तो दरअसल उस विचार को पुष्ट करने वाली हर चीज आपको सच्ची लगने लगती है, जिसको कंफर्मेशन बायस कहते हैं। और क्योंकि सोशल मीडिया खुद पोलराइजिंग जगह है, बहुत ज्यादा पोलराइज करता है, बहुत ज्यादा आपको छोर पर ले जाता है। दोनों तरफ की सबसे तीखी आवाजें जो है, एकदम एंटी और एकदम एंटी, ये दो छोर जो है यहीं पर क्राउड होता है। बीच में जो क्राउड है वो कम सा होता है, मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। तो आपको प्रो मोदी, एंटी मोदी दोनों का पीक, एकदम मोदी बर्बाद और एकदम मोदी महान, यहीं पर क्राउड है। बाकी जगह पर जो जहां पर एक संतुलन है, जहां पर कोई व्यक्ति मोदी के पॉजिटिव चीजों को पॉजिटिव बोल सकता है, नेगेटिव चीजों को नेगेटिव बोल सकता है, वो स्पेस बहुत छोटा सा स्पेस है। हालांकि टोटल वॉल्यूम जो पॉपुलेशन का है उसमें बहुत बड़ा है। सोशल मीडिया में इन्हीं दो जगह पर क्राउड है। तो क्राउड पुलिंग अगर आपका बिजनेस है कि आपके पास बहुत सारा क्राउड, और वो क्राउड आपको एड रेवेन्यू और ऐप से मिलने वाले पैसे से आपका वहां पर बिजनेस चलता है, तो आप दोनों कोर पर आप रहना चाहेंगे ताकि आपको बहुत ज्यादा देखा जाए और आपको बहुत ज्यादा रेवेन्यू आए। तो मोदी की तारीफ में भी अति है, मोदी की निंदा में भी अति है। और ये निंदा और तारीफ, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हम जैसे लोगों के लिए उसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, जिसको जो करना है वो करे। लेकिन इस बार जो हुआ है इसको लेकर मैं इतना चिंतित क्यों हूँ? दरअसल भारत का लोकतंत्र जो है वो एक प्रक्रियाओं के जरिए, एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के जरिए विकसित हुआ है और इसको हम बहुत ही कीमती चीज मानते हैं, बहुत ही मतलब प्रेशस चीज मानते हैं, जिसको कि बचाना है, जिसको कि हमको साथ लेकर चलना है। क्योंकि पिछले 70 साल की यात्रा भारत के राष्ट्र जीवन की नहीं, ज्यादातर लोगों के लिए बहुत शानदार यात्रा है। जिन गांव में साइकिल नहीं हुआ करती थी वहां पर आज की तारीख में 100-200 कारें हैं। हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, सर दुनिया के साथ साथ जैसे पानी उठता है तो वरना उठती है, तो उस तरह से भारत भी उठा है। इसके आसपास वो देश जहां लोकतंत्र नहीं है, पाकिस्तान आप देखिए किस हालत में, अफगानिस्तान कहाँ पहुंचा हुआ है, बांग्लादेश कुछ समय पहले तक किस हाल में था, म्यांमार। तो ये सारे अनुभव बताते हैं कि हमको लोकतंत्र को बचा कर, और लोकतंत्र पर अगर वास्तविक कोई खतरा हो तब तो हम सब लोगों को जुटना चाहिए, उस खतरे को हमको रोकना है। लेकिन इसमें भेड़िया आया नहीं होना चाहिए। और इस खास वीडियो जिसकी बात मैं कह रहा हूँ वो भेड़िया आया ही है। वो वीडियो क्या कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र बर्बाद हो गया है, नष्ट हो गया है। उसके सिम्टम्स क्या है? मैंने कुछ सिम्टम्स उसमें से नोट किए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ वो सिम्टम्स क्या है। मीडिया जो है वो खत्म हो गया है, क्योंकि कोई एक स्पेसिफिक एंकर जो नौकरी करता था वो नौकरी से बाहर आके यूट्यूब के जरिए करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है। इसलिए भारतीय मीडिया नष्ट हो गया है। ऐसे समय में जिस समय की सोशल मीडिया ही वास्तविक मीडिया है, और जहां पर जो वीडियो बना रहा है वो भी इसके विश्वास के साथ बना रहा है कि उसकी सबसे तीखी कही हुई बात को भारत में नहीं रोका जाएगा, उस विश्वास के साथ एक आदमी ये कहता है कि भारत में मीडिया खत्म हो गया। आप इसके अंतर विरोध को देखिए। भारत में हजारों लाखों यूट्यूबर सरकार के एक्सट्रीम तारीफ और एक्सट्रीम निंदा में अपने वीडियोस बना रहे हैं, और वो उनमें से लगभग सारे वीडियोस ऑन एयर हैं और देखे जा रहे हैं। इसके बावजूद अगर कोई कहे कि मीडिया नष्ट हो गया है तो ये बहुत अजीब बात है। इसके अलावा राज्य सरकारें जो रीजनल लैंग्वेज में चलने वाले चैनलों को ज्यादातर विज्ञापन देती है, वो उन सरकारों के पक्ष में है जो कि बीजेपी की सरकारें नहीं भी हो सकती हैं। इसके अलावा तमाम पार्टियों का अपना अपना आईटी सेल है, उसके नेता हैं जिनके करोड़ों में उनके वीडियोस देखे जाते हैं। इसके बावजूद मीडिया अगर खत्म हो गया है तो ये बहुत अजीब बात है। तो ये एक कहा जा रहा है कि मीडिया खत्म हो गया। कोई मीडिया का स्वर्ण काल नहीं था, कांग्रेस के समय में मीडिया को ऐसे ही खरीदा जाता था।
तमाम सरकारी विभागों के बहुत बड़े-बड़े बजट थे। पेड न्यूज़ जैसा एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो कांग्रेस के शासनकाल के समय पैदा हुई है। इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं हो गया है। मीडिया पर पूरा कंट्रोल हो गया है। कंट्रोल क्योंकि जिस समय सिर्फ दूरदर्शन था और आकाशवाणी था उस समय तो कंट्रोल संभव था। आज सैकड़ों चैनल्स और लाखों यूट्यूब, करोड़ों की संख्या में फेसबुक के जरिए अपनी बात कहने की आजादी, 80 करोड़ के आसपास लोग सोशल मीडिया से किसी न किसी तरीके से और इंटरनेट से जुड़े हुए लोग, यहाँ क्या कंट्रोल होगा, किस तरह से कंट्रोल होगा, समझना मुश्किल है। एक चैनल के इधर से उधर हो जाने से पूरी दुनिया इधर से उधर हो गई, ये समझना भी अपने आप में बहुत मुश्किल है। दूसरा दूसरा उनका आरोप क्या है? एमएलए की हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। एक कब नहीं होती थी, आया राम गया राम क्या अभी की बात है। सरकारें इधर से उधर खरीद के लोग इधर से उधर ले जाते थे, ये क्या आज हो रहा है? और इससे अगर लोकतंत्र 60, 70 और 80 के दशक में नहीं खत्म हुआ तो आज कैसे खत्म हो रहा है? उस समय तो बहुत बड़े पैमाने पर होता था। इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाना पड़ा कि वो 40-50 लोग इधर से उधर टहलते हुए चले जाते थे यूं आराम से इधर से, और किसी ने नहीं कहा कि लोकतंत्र खत्म हो गया है और लोकतंत्र को खतरा हो गया है। तो ये कहना कि हॉर्स ट्रेडिंग बुरी बात है, नहीं होनी चाहिए, एग्री, लेकिन उसकी वजह से क्या लोकतंत्र खत्म हो गया है? और क्या आज खत्म हो गया है? आज यूनिक क्या है? क्या विधायकों को रिसोर्ट में ले जाना कोई आज हो रहा है? क्या विधायकों को पैसे देकर सरकारें गिराई और बनाई पहले नहीं गई? मतलब बहुत ज्यादा होता था, बल्कि अब कम है अपेक्षा। तो ये भी कहना बहुत अजीब बात है। मतलब मैं कन्विंस नहीं हूं कि हॉर्स ट्रेडिंग की कुछ घटनाओं से भारतीय लोकतंत्र नष्ट हो गया है। आरोप तीसरा क्या है? गवर्नर की मनमानी। गवर्नर की मनमानी, अगर कोई आदमी अभी मतलब पैदा हुआ है तब तो उसको लगेगा कि हाँ कितना बड़ा संकट आ गया है। गवर्नरों की मनमानी लोगों ने इंदिरा गांधी के दौर में, राजीव गांधी के दौर में और उसके बाद नरसिम्हा राव के दौर में, वाजपेयी के दौर में देखी ही नहीं है। उस समय तो गवर्नरों ने यूं ताश के पत्तों की तरह सरकारें बदली हैं। मतलब आप सिर्फ इंदिरा गांधी के शासनकाल में 35 बार राज्यों की सरकारें बनाई और बिगाड़ी गई। मतलब चुनाव के बाद एक सरकार बनती है, वो अलग बात है। इसके बाद 80 से 90 के दशक में, 70 से 80 के दशक में तो मतलब सरकारें यूं बदली गई हैं 45 बार। तो ये कोई ऐसी अनूठी चीज नहीं हो रही है, बल्कि बहुत कम हो गया है। इस समय वो सरकारें गिराने का जो ग्राफ है 356 का इस्तेमाल, जिसके जरिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, उसका ग्राफ यूं जा चुका है। अब मुश्किल से आपको साल में 2 या 3 बार ऐसी घटनाएं कभी कभार हो जाती है। उसमें भी कई बार वो जरूरी नहीं है कि दूसरी पार्टी की सरकारें गिराई जा रही, तमाम तरह की स्थितियां, जब ये होता है तो ऐसा कोई मतलब अनूठापन क्या है? चुनाव में धन का इस्तेमाल क्या अभी हो रहा है? उस वीडियो में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है, बल्कि अरोड़ा की वो वीडियो जो बना रहे हैं उसमें उन्होंने ये बताया है कि पार्टियों पार्टियां कितना खर्च करेंगी इस पर कोई पाबंदी है, और वो 95 लाख के कैप लगी हुई है, लोकसभा का एक कैंडिडेट खर्च कर सकता है। और उसको उन्होंने गुना किया कि बीजेपी ने टोटल 2019 में कितने कैंडिडेट लगाए, और इसके आधार पर बताया कि उन्होंने कि एक्स अमाउंट ही टोटल खर्च होना चाहिए था, उसका दोगुने से भी ज्यादा खर्च बीजेपी ने अपने चुनाव आयोग के दिए हुए दस्तावेजों में बताया कि हमने इतना खर्च किया है। तो उनको दरअसल भारतीय राजनीति शास्त्र का और कानूनों की दरअसल कोई जानकारी नहीं है। भारत में जो चुनाव कानून है वो कैंडिडेट पर तो ये पाबंदी लगाते हैं कि आप इतना खर्च कर सकते हैं, पार्टियों पर अभी तक कोई पाबंदी नहीं है। पार्टियां इसका इस्तेमाल करती हैं, गलत इस्तेमाल करती हैं, लेकिन किसी पार्टी को पाबंदी नहीं चाहिए। आज तक पार्टियों ने नहीं कहा कि सारी पार्टियों के टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई पाबंदी लगा दी जाए, किसी पार्टी ने नहीं कहा। कांग्रेस के समय चलता रहा, बीजेपी के समय चलता रहा, जनता पार्टी, जनता दल, सबके समय में चलता रहा, यूनाइटेड फ्रंट, नेशनल फ्रंट, सबके सबके समय में ये एक सिस्टम चलता रहा कि पार्टियां कितना खर्च करेंगे इस पर कोई कंट्रोल नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो पार्टियां मांग करें, तय करें, लेकिन आज नहीं। तो जो बता रहे हैं यूट्यूबर कि कोई पाबंदी थी और उस पाबंदी से ज्यादा बीजेपी ने खर्च कर दिया, तो दरअसल उस पाबंदी से ज्यादा तो कांग्रेस ने भी खर्च किया, क्योंकि कोई पाबंदी है ही नहीं, कैंडिडेट पर है, पार्टियों पर नहीं है। तो ये भी एक बहुत ही मतलब ऐसा कुछ है जैसे कि कोई अनूठी चीज नहीं हुई है, और इन घटनाओं के साथ भारतीय लोकतंत्र जीता है। ये घटनाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए अलग बात है, इलेक्ट्रोल फ्रॉड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दूसरी बात है। एक मेयर के चुनाव में
जिस तरह से इस बार धांधली हुई है, ऐसी धांधलियों के साथ तो भारतीय लोकतंत्र जी रहा है ना। उत्तर प्रदेश वगैरह में तो नगर निकाय वगैरह के चुनाव में दूसरे पार्टी का कैंडिडेट को खड़ा ही नहीं होने दिया जाता है, चुनाव ही नहीं होता है, अक्सर नहीं होता है। वर्षों वर्षों से ये हो रहा है, तमाम पार्टियों के समय ये हुआ है। तो ये कोई ठीक है, बीमारी है, गंभीर समस्या है, समाधान होना चाहिए। लेकिन इनकी वजह से भारतीय लोकतंत्र खत्म हो गया, हाय बर्बाद हो गए। बड़ा मतलब एक कोई संतुलन होना चाहिए बोलने में, मध्यमार्ग होना चाहिए, तो समझ में आना चाहिए कि ठीक है, प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होना चाहिए, इसको लेकर बहस होनी चाहिए। लेकिन इसको लेकर एक भय का माहौल पैदा करना, डर का माहौल है, हाय मतलब सब बर्बाद, लोकतंत्र बर्बाद, चुनाव बर्बाद, संविधान बर्बाद। एक बात को समझ नहीं रहा है, नरेंद्र मोदी भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संविधान और चुनावी व्यवस्था के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। आप कल्पना कीजिए, गुजरात के वडनगर गांव का एक बच्चा, दिल्ली मोड़ घाटी परिवार का, जिसके परिवार की इतनी हैसियत है कि वो अपने बच्चे को स्थानीय लोकल गुजराती स्कूल में भेज पाता है, वो बच्चा भारत का प्रधानमंत्री बनता है। ये इसको भारतीय लोकतंत्र की कामयाबी न कहा जाए तो क्या कहा जाए? अगर चुनाव नहीं होता, नरेंद्र मोदी में बीजेपी अगर ये गुण नहीं देखती कि इस आदमी को सामने रखकर हम चुनाव जीत सकते, तो क्या नरेंद्र मोदी कुल मिलाकर बीजेपी के ऑफिस में दरी बिछाने से ज्यादा की हैसियत उनकी हो सकती है? सिर्फ चुनाव जिताने की कैपेसिटी, और भारत में चुनाव होता है, उसने नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बनाया है। चुनाव वो आदमी लगातार जीत रहा है पिछले 20 साल से। जो आदमी चुनाव से सरकारें बना रहा है, वो आदमी चुनाव के सिस्टम को ध्वस्त क्यों करेगा? इस लॉजिक को कोई मुझे समझा दे। इस देश में चुनाव का जो आदमी सबसे बड़ा लाभार्थी है, जो चुनाव की वजह से प्रधानमंत्री बना है, वो चुनाव के सिस्टम को नष्ट कर देगा। ये लॉजिक है, नहीं ये तर्कशास्त्र, ये तर्क पद्धति है। मतलब ये इस तरह से बातें कही जा रही है, लोग उस पर ताली बजा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता और उनके मीडिया सेल के प्रमुख उसको रिट्वीट कर रहे हैं कि इन्होंने तो मोदी के 20 साल के सारे किए धरे को धो दिया है, तब अब तो हमारी जीत। मतलब ये जो अतिरेक है, ये जो एक्सट्रीम पर जाकर सोचने की पद्धति है, मेरे ख्याल से इसका कोई फायदा नहीं है। लोकतंत्र में समस्याएं हैं। अभी एक और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका सिस्टम बदलने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम भी उस कमेटी में आएंगे और हम और प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस की एक कमेटी जो है वो चुनेगी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त। इस सिस्टम से पहले चुनाव आयोग कैसे चुने जाते थे? क्या उसमें चीफ जस्टिस थे? नहीं थे। इसके बावजूद क्या सरकारें बनती बिगड़ती नहीं रही? क्या सरकारें हारी नहीं इससे पहले? जब सरकारों ने चुनाव आयोग बनाया, तब क्या उन सरकारों के बनाए हुए चुनाव आयोग सरकारों को चुनाव लगातार जिता पाए? इंदिरा गांधी से लेकर वाजपेयी सभी तो हारे हैं। तो सिर्फ चुनाव आयोग बनाने में सुप्रीम कोर्ट घुस जाएगा तो वो कुछ पवित्र संस्था बन जाएगी? भाई इस लॉजिक से सीबीआई के चीफ के नियुक्ति में चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने खुद को घुसा लिया है। आज क्यों सीबीआई का आरोप लगता है कि तोता हो गया? और इसमें एक और समस्या है, अगर उस चुनाव प्रक्रिया में कोई अब शिकायत हो, आप इसकी शिकायत लेकर कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट तो खुद उसमें के चीफ जस्टिस उस कमेटी में है। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो अपने कोहनी घुसाकर कहीं भी घुस जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए भारतीय लोकतंत्र की पद्धति नहीं है। ये सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है, और ये लोकतंत्र को अगर दरअसल इस देश में कहीं से खतरा है तो वो खतरा सुप्रीम कोर्ट से आएगा, क्योंकि वो अनिर्वाचित लोग हैं, बहुत ही अराजक तरीके से कोलेजियम से खुद ही अपने रिश्तेदार वगैरह को चुन के जज बनाते रहे, और अब उनका हित है कि वो सिस्टम जारी रहे। इस वजह से उन्होंने तमाम तरह के एनजेसी को आने से रोका। इसकी वजह से वो नहीं चाहते हैं कि तमाम तरह के लोग जुडिशरी में आए। उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के जरिए शक्तियां सीमित की संसद की कि आप ये बदलाव नहीं करेंगे, और क्या बदलाव नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट कहता है हम बताएंगे क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। कोलिजियम सिस्टम को जब खत्म करने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोलिजियम सिस्टम तो जी वो बेसिक स्ट्रक्चर है। ये चल रहा है इस देश में। खतरा अगर कहीं से है तो वहां से आएगा। चुने हुए लोग क्यों चुनाव के सिस्टम को बर्बाद करेंगे? वो तो चुन के आ रहे हैं ना, जीत रहे हैं, वो इलेक्शन का सिस्टम क्यों खराब करेंगे?
इस बात को समझने की ज़रूरत है। मेरा कहना है कि इतना लड़ने वगैरह की बात नहीं है। भारतीय लोकतंत्र की जीवनी शक्ति पूरे दुनिया भर के लोकतंत्र के बीच में एक ऐसा ऐसी मिसाल है, जहाँ बीच में एक इंदिरा गांधी ने एक सीरियस कोशिश की थी उसको अंडरमाइन करने की, और वो भी इसलिए कि जुडिशरी ने कुछ अतिरेक कर दिया था, तो इसलिए उनको भी करना पड़ा था। लेकिन फिर भी इसके अलावा लोकतंत्र पे कोई खतरा नहीं। निश्चिंत रहिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, लोकतंत्र पर दरअसल कोई खतरा नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद।